हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने आपको इल्तुतमिश के बारे में बताया था कि उसने ग्वालियर विजय के उपरांत ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि चांदी के टंके पर या जो चांदी का सिक्का था उस पर रजिया का नाम भी उत्कीर्ण करवा दिया था। तो आइए देखते हैं अब रजिया के सामने क्या समस्याएं हैं। उत्तराधिकारी तो बन गई है। 1236 से 1240 ईस्वी इसका शासनकाल होगा। इसके संदर्भ में एल्फिंस्टन एक इतिहासकार हैं जिन्होंने लिखा है कि रजिया यदि स्त्री न होती तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वश्रेष्ठ सुल्तान होती। एल्फिंस्टन का कथन है, याद रखना है, यदि रजिया स्त्री न होती। बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया जब सुल्तान बन गई स्टूडेंट्स, तो चूंकि तुर्कानी चहलगानी जो 40 तुर्की अमीर सरदार थे, उनको रजिया का सुल्तान बनना पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि हमारे बीच में कोई महिला हमारे ऊपर नियम कानून शासन करे। ये उनको थोड़ा सा नहीं सुहाता था, नहीं अच्छा लगता था। वो चाहते थे कि हमारे बीच में पुरुष हो। वो उस स्त्री को पसंद नहीं करते थे, कोई एक स्त्री हमारे ऊपर शासन करे या उसका कहना हम लोग माने। तो इस संदर्भ में देखते हैं कि रजिया के जो विरोधी दल थे दो गुटों में बट गए थे। यहीं से अमीरी तुर्की सरदारों में और दिल्ली सल्तनत के शासकों में एक संघर्ष सा प्रतीत होने लगेगा। और ये देखते हैं तो इसमें जो है जुनैदी और अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज, इजाजुद्दीन सलारी, ये जो थे ये रजिया के खेमे के विरोधी थे। ये रजिया को पसंद नहीं करते थे। इनको याद रखना है, एक बार फिर से रिकॉल कर लें नाम को। जुनैदी, अलाउद्दीन जानी, सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज, इजाजुद्दीन सलारी, इनको ये पसंद नहीं था कि रजिया हमारे बीच में सुल्तान बने। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। पहली बार दिल्ली की जनता ने जो है अपना सुल्तान चुना हुआ था, चूंकि रजिया जिलती दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई और जनता ने उसको सर्वमत से अपना सुल्तान चुन लिया। इस तरीके से रजिया दिल्ली के सिंहासन पर, दिल्ली के तख्त पर बैठी और रजिया सुल्ताना का काम प्रारंभ होता है। तो आइए देखते हैं। रजिया सुल्तान जब भी अपने शाही कामकाज के लिए बैठती थी या दरबारियों के बीच में बैठती थी, तो वह एक प्रकार से यूं समझिए कि महिला वेश में नहीं रहती थी। उसने कुबा, याद रखेंगे शब्दावलियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वह जो है दरबार में कुबा माने कोट और कुलाह माने टोपी पहन करके बैठती थी। वो पुरुष के वेश में बैठती थी, पुरुष जैसा दिखे इस प्रकार से बैठती थी दरबार में, दरबारियों के बीच में। तो कुबा माने कोट और कुलाह माने टोपी, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जब वो सिंहासनारूढ़ हुई तो उसने कुछ पदों पर अपने विश्वस्त व्यक्तियों का चयन कर उनको वहां का ओहदा दिया, उनको ताकत दी। उसमें आइए देखते हैं, एतगीन एक नाम आएगा स्टूडेंट्स, जिनको इन्होंने बदायूं का अक्तादार नियुक्त किया, बदायूं का अक्तादार, और इसको अमीर हाजिब पद भी प्रदान किया था। अमीर हाजिब पद एतगीन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एतगीन, हालांकि ये विरोधी होगा, इस बात को याद रखना है। अगला पॉइंट है इसमें, अबिसिनियाई हबसी एक सरदार था याकूत, जिसको अमीर आखूर का पद दिया था। अमीर आखूर से तात्पर्य होता है अश्वशाला का प्रधान, अश्वशाला का प्रधान। और अगला पॉइंट है अल्तुनिया, जो तबर हिंद माने भटिंडा का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अल्तुनिया जो तबर हिंद भटिंडा का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अब यहां पर स्टोरी थोड़ा सा देखेंगे स्टूडेंट्स, घूमेगी। रजिया जो सुल्तान है, यह जो अबिसिनियाई हबसी सरदार याकूत है, इससे स्नेह करती है, प्रेम करती है, कहीं न कहीं इससे प्रेम करती है। और इस कड़ी में जो इसके विरोधी सरदार थे तुर्की अमीर, वो क्या काम करते हैं, तबर हिंद के जो सूबेदार थे अल्तुनिया या भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया को मिला करके यहां पर क्या करते हैं, विद्रोह पैदा कर देते हैं।
विद्रोह, स्टूडेंट्स याद रखेंगे, विद्रोह यहां पर उत्पन्न कर देंगे भटिंडा में। और रजिया जो है उस विद्रोह को दबाने के लिए जाएगी। विद्रोह को दबाने के लिए जब जाती है वहां तो घमासान की स्थिति पैदा होती है, युद्ध होता है और वहां पर रजिया पराजित हो जाती है, गिरफ्तार कर ली जाती है। तो अल्तुनिया क्या काम करता है कि इसको कैद करके जेल में डाल देता है। स्टूडेंट्स हमारी इस बात को ध्यान से सुनते चलिएगा। और इस बीच में ये जो सरदार लोग थे, रजिया के भाई बहराम शाह को अपना सुल्तान घोषित कर देते हैं। रजिया के भाई थे बहराम शाह, इनको अपना सुल्तान घोषित कर देते हैं। अब रजिया चूंकि जेल में वहां कैद है तो वो दिमाग लगाती है कि अब हम क्या करें। तो रजिया, देखिए राजनीति में सब कुछ जायज होता है, सत्ता ऐसी चीज है। तो रजिया क्या करती, जबकि प्यार प्रेम करती थी याकूत से, लेकिन उस समय उसने दिमाग लगाया और तबर हिंद भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से निकाह कर लिया। अल्तुनिया से जब निकाह कर लिया तो दोनों लोगों ने मिल करके एक सेना तैयार किया और दिल्ली की तरफ कूच कर गए। दिल्ली की तरफ जब कूच कर गए तो इधर से जो विरोधी सरदार थे और उसका भाई बहराम शाह रास्ते में ही शाही सेना लेकर के उसके साथ भिड़ गए। घमासान युद्ध होता है और उस कंडीशन में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को रजिया की हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। स्टूडेंट्स ये पॉइंट रजिया से है, आपको याद रखना है। बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक ये शासन करेंगे। बहराम शाह इन्होंने, इनसे बहुत खास क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी डीप में कंपटीशंस में यूपीएससी वगैरह में क्वेश्चन उठाता है। एक पद होता है नायब ए मुमलकत। नायब ए मुमलकत का पद किसने सृजित किया था? तो बहराम शाह ने सृजित किया था। वास्तव में ये जो नायब ए मुमलकत होता था यह संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था। सुल्तान के बाद जस्ट नीचे वाला पद था, ये संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होता था ये। और यह संपूर्ण अधिकार सबसे पहले रजिया का विरोध करने वाले इस एतगीन को दिया था, बहराम शाह ने एतगीन को दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1241 ईस्वी में इसी के शासनकाल में मंगोलों का आक्रमण हो जाता है स्टूडेंट्स, हालांकि उससे दिल्ली पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तत्पश्चात 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह का शासन होगा। मसूद शाह का शासन होगा और इसी के समय से बलबन का आगमन हो जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखेंगे, बलबन को इस समय अमीर ए हाजिब का पद मिला हुआ है। बलबन अब यहीं से अपनी शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना प्रारंभ कर देता है और जब शक्ति को विस्तृत करने लगता है, जबकि ये भी एक तुर्की अमीर सरदार ही था, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने लगा और इनकी कमजोरियों को जानने लगा, तो वो अपने मन में यह भाव बनाया कि आगे आने वाले समय में हम निश्चित रूप से सल्तनत का सुल्तान बन सकते हैं। इस कड़ी में अगला शासक होगा 1246 से 1265 में नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा जाता है बड़ा शांतिप्रिय सुल्तान था और ये यूं कहा जाता है कि कभी कभी कि ये अपनी टोपी को सिल करके पहनता था, मतलब बहुत ही सहिष्णु और शांतिप्रिय शासक था। तो इसके समय में संपूर्ण शक्ति का जो स्वामी है वो बलबन बन जाएगा, ये याद रखना है। जो नायब मुमलकत का पद है वो इसको नसरुद्दीन महमूद ने अब बलबन को दे दिया है। और 1249 ईस्वी में बलबन को उलूग खां की उपाधि से विभूषित किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, उलूग खां किसकी उपाधि थी? तो बलबन की उपाधि थी। स्टूडेंट्स इस चीज को याद रखना है, क्वेश्चंस बराबर पूछते हैं। अब यहां पर चूंकि जब बलबन नायब मुमलकत है तो इसी समय यहां दो फाट है सरदारों में, तुर्की सरदारों में भी अब दो फाट हो रहे हैं, क्योंकि बलबन की शक्ति बढ़ती जा रही है और उससे सरदार लोग काफी खफा हैं। तो जिसमें इनका विरोधी सरदारों का विरोधी नेता जो था वो रेहान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बलबन का विरोधी था। और रेहान जो था ये एक प्रकार से धर्म परिवर्तित मुसलमान था और ये बहुत ही कट्टर बलबन का विरोधी था। इस चीज को याद रखना है। एक इतिहासकार थे मिनहाजुद्दीन सिराज, जिनकी तबकात ए नासिरी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, जो नासिरुद्दीन महमूद पर ही समर्पित है। याद रखना है, मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक है तबकात ए नासिरी। वास्तव में सल्तनत कालीन इतिहास जानने के स्रोत में ये इतिहासकारों की पुस्तकों का बड़ा योगदान होगा, जिस पर अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे सल्तनत काल का इतिहास खत्म करने के बाद।
सल्तनतकालीन साहित्य, सल्तनतकालीन कला, सल्तनतकालीन संस्कृति, वास्तु, सब पर चर्चा करेंगे। पहले इन सल्तनतकालीन सुल्तानों के बारे में आपको हम जिक्र कर दें, समझा दें। इसके बाद अभ्युदय हो जाएगा स्टूडेंट्स बलबन का, जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक्स में लेके आएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। एक चीज जरूर लिखिएगा, इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।